प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। तो आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 2, सुंदर पक्षियों का संसार। तो ये पाठ पक्षियों के बारे में है कि कैसे जो है राजा प्रकृति ने पक्षियों का निर्माण किया, कैसे उनकी सुंदरता बनाई। ठीक है, कैसे कैसे उन्हें उनकी आवाज, उनके पंख, उनके कलर, रंग, इन सब चीजों से उनको मतलब सुंदर बनाया। और देखा जाए तो इस पाठ का जो मतलब मेन जो मोटिव है ये है कि कई बार ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि मतलब बाहरी सुंदरता, कि कोई पक्षी बाहर से अच्छा है, बाहर से सुंदर है तो केवल वो ही अच्छा दिखेगा, वो ही सुंदर दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो है बाहरी सुंदरता के साथ साथ अगर इंसान चाहे पक्षी हो चाहे जानवर हो, उसका मन सुंदर हो, वो अंदर से अच्छा हो, तो चीजें जो है और अच्छी हो जाती हैं। तो आइए विस्तार से हम इस पाठ को पढ़ेंगे। तो बच्चों, राजा प्रकृति, प्रकृति यहाँ पे किसकी बात हो रही है? जो नेचर होती है, प्रकृति होती है। तो राजा प्रकृति ने जब सृष्टि की रचना की, ठीक है, सृष्टि मतलब ये पूरा हमारा जो संसार है उसके बारे में बात हो रही है। तो जब उन्होंने सृष्टि की रचना की तब चारों तरफ केवल काला ही काला था, है ना। सृष्टि मतलब कलरफुल कुछ नहीं था, रंग नहीं भरे हुए थे, ना प्रकृति में, ना पशु पक्षियों में, ना हरियाली थी, कुछ नहीं था, चारों तरफ काला ही काला था। और फिर उन्होंने क्या किया, किसी भी पशु पक्षी का कोई रंग नहीं था, बड़े या छोटे सभी पक्षी एक ही रंग में रंगे थे और वो रंग था काला। ठीक है, अब एक दिन राजा प्रकृति ने सभी पक्षियों को इकट्ठा होकर अपने दरबार में आने का निमंत्रण दिया। ठीक है, कि सभी पक्षियों को मेरे दरबार में आना है। और उन्होंने कहा कि सभी को उनकी इच्छा अनुसार कोई ना कोई उपहार अवश्य दिया जाएगा। मतलब राजा ने ये नहीं कहा कि मैं अपनी इच्छा अनुसार दूंगा, तो उन्होंने कहा था कि जो भी दरबार में आएगा उनकी इच्छा के अनुसार जैसा वो चाहेंगे, है ना, वैसा ही उनको उपहार दिया जाएगा या गिफ्ट दिया जाएगा। इकट्ठा होने वाला दिन सबसे पहले राजा प्रकृति के दरबार में मोर पहुंचा। जिस दिन सभी पशु पक्षियों को इकट्ठा होना था, उस दिन सबसे पहले कौन पहुंचा उनके दरबार में? मोर पहुंच जाता है। आपने देखा होगा कि मोर कितना सुंदर होता है, जिसे देखकर राजा प्रकृति ने अपनी खुशी प्रकट करते हुए कहा कि तुम समय के महत्व को समझते हो। तो उन्होंने कहा कि अरे वाह, तुम्हें तो समय का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हो, समय के महत्व को समझते हो कि समय पर सब काम करने चाहिए। तो राजा उससे बहुत खुश हो गए। इसलिए मैंने नीला, हरा, सुनहरा और पीला रंग लेकर फुर्सत से तुम्हारे सुंदर पंख सजा दिए। अब वो सबसे पहले राजा के दरबार में आया, है ना। तो राजा फुर्सत से थे बिल्कुल, और कहते हैं ना कि पहले आओ पहले पाओ। अब वो सबसे पहले आया तो राजा खुश हुए उसको देखकर। तो राजा ने उस मोर को बहुत सुंदर बनाया, उसके पंख में जो है विभिन्न प्रकार के रंग जो है उसके पंखों में उन्होंने भर दिए। अब अभी तक कोई अन्य पक्षी नहीं पहुंचा था, इसलिए राजा प्रकृति ने उसे सुंदर चमक भी प्रदान कर दी। परंतु इस घटना के दौरान, अब जब वो ये सब कर रहे थे, तो इस घटना के दौरान पूंछ के ज्यादा भारी होने के कारण वो उड़ नहीं सकता था। आपने देखा होगा कि मोर जो है ज्यादा ऊंचा वैसे तो उड़ता है कि एक डाल से दूसरी डाल पर बैठ जाएगा, ऊपर से नीचे आ जाएगा, बट जैसे अन्य पक्षी होते हैं, मोर इतना ऊंचा आसमान में नहीं उड़ सकता। ठीक है, तो वो कुछ ही दूरी तक उड़ सकता है, केवल कि जैसे एक डाल से उड़ के दूसरी डाल पर बैठ गया, नीचे आ गया, ऊपर चला गया या दीवार पर बैठ गया, वो आसमान में विचरण नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पंख जो है वो बहुत भारी होते हैं, उसके शरीर से भी ज्यादा भारी होते हैं। ठीक है, तत्पश्चात तत्पश्चात यानी उसके बाद कठफोड़वा व तोता, है ना। कठफोड़वा आपने नाम सुना होगा, उसकी चोंच इतनी तेज और मोटी होती है कि वो पेड़ में, लकड़ी में भी वो छेद कर देता है, इतनी जोर जोर से वो मतलब अपनी चोंच को मारता है। और तोता, वो राजा प्रकृति के पास पहुंचे, अगला नंबर उनका था। ठीक है, राजा प्रकृति ने उन्हें नीले, लाल व पीले पंख दिए। इन सभी ने राजा प्रकृति का धन्यवाद किया
और चले गए। इसी तरह शाम होने तक राजा प्रकृति सभी रंगों को पक्षियों में बांट चुके थे। मतलब शाम होने तक जो जो पक्षी उनके दरबार में आए, उन्होंने जो उनके पास रंग थे वो रंग उन्होंने सबको बांट दिए। अब उनके पास कोई रंग नहीं बचा। ठीक है, अब राजा प्रकृति के पास थोड़ी चमक बाकी थी, रंग नहीं था, थोड़ी चमक बाकी थी। कुछ समय बाद जब कौआ पहुंचा तो राजा प्रकृति ने कहा, अब सबसे आखिर में कौन पहुंचा? कौआ पहुंचा। मतलब शाम को और पक्षियों के बाद में को राजा के पास पहुंचता है। तो राजा प्रकृति उससे कहते हैं कि मेरे पास और रंग शेष नहीं है, केवल थोड़ी चमक बाकी है, इसे तुम ले जाओ। आपने देखा होगा ना, कौआ काला होता है, उसमें ना अगर वो बैठता है धूप में, उसमें शाइनिंग यानी कि उसमें चमक होती है। आपने अगर नोटिस किया होगा तो उसमें चमक होती है कौवे में, उसके पंख चमकते हैं। रंग काला होता है लेकिन शाइनिंग होती है, चमकता है वो। ठीक है, इसे तुम ले जाओ। इसलिए कौआ चमकदार काला रंग लिए खुशी खुशी वहां से चला गया। अब कार्य समाप्ति के समय देर से कोयल आकर क्षमा मांगते हुए कहने लगी। अब देखिए, जब सारा काम खत्म हो गया उसके बाद में सबसे आखिर में कोयल आती है शाम के समय, तो उसने जो है क्षमा मांगते हुए वो राजा से कहने लगी कि आप मुझे भी कुछ ना कुछ अवश्य प्रदान कर। पर राजा प्रकृति ने कोयल को कहा, वो क्या कहते हैं, उन्होंने उससे कहा कि उनके पास अब कुछ भी शेष नहीं है। शेष मतलब उनके पास कुछ भी बाकी नहीं बचा हुआ है। ये सुनकर कोयल रोने लगी। ठीक है, अब जब उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ नहीं है, वो रोने लगी। उसने सोचा कि मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा, है ना, सब कुछ काला काला था, कोयल भी काली थी। तो राजा प्रकृति को उस पर दया आ गई और वो बोले, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कोयल से कि मैं तुम्हें रंग तो प्रदान नहीं कर सकता, परंतु मेरे पास तुम्हारे लिए मधुर आवाज है, मधुर कंठ है, आवाज है मेरे पास। तुम अपने आप को दुनिया के सामने अपनी मधुर आवाज से मोहित करो। आपने सुना होगा ना, कोयल सुबह सुबह कहीं पे भी बाग होते हैं या पेड़ होते हैं, आम के पेड़ों पर ज्यादा बैठती है कोयल, तो कैसे कुहू कुहू करके मन मोह लेती है ना। उसी तरह से वो जो कोयल का सुंदर आवाज वो राजा प्रकृति ने दी, तो उन्होंने कहा रंग तो मेरे पास खत्म हो गए हैं, तो मैं तुम्हें सुंदर आवाज दूंगा, प्यारी आवाज दूंगा, और तुम अपनी मधुर आवाज से जो है मोहित करोगी लोगों को संसार जाने का। तो अब आवाज देने का क्या मतलब, तो इससे कि बाकी सबको मैंने रंग दिए हैं, तुम्हें मैंने कंठ में मधुर आवाज दी है, तो इस चीज से संसार क्या जानेगा या दुनिया क्या जानेगी या लोग क्या जानेंगे, वो जानेंगे कि आंतरिक सुंदरता यानी कि अंदर की सुंदरता बाहरी सुंदरता से बढ़कर होती है ना। इस पाठ में जो है हमें यही सिखाया गया है कि आंतरिक सुंदरता बाहरी सुंदरता से बढ़कर होती है। मधुर आवाज को पाकर कोयल प्रसन्न होकर उड़ चली। आज भी मधुर आवाज वाले मानव की तुलना कोयल की आवाज से की जाती है ना। कोई मधुर गाता है, कोई संगीतकार है, उसकी मधुर आवाज है, तो क्या देखो, अरे वाह कितनी कोयल जैसी आवाज है, कितनी प्यारी आवाज है ना। तो इस पाठ से हमें यही सीखने को मिलता है कि हम बाहरी सुंदरता को देखकर जो खुश हो जाते हैं अच्छी बात है, लेकिन मन की सुंदरता भी देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।